आर्टिकल 16(4) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 16(4) में कहा गया है कि जो राज्य, कौन राज्य, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या कर सकता है? विधि बनाकर। जो सामाजिक और शैक्षणिक विधि बनाकर, राज्य क्या करेगा? विधि बनाएगा, और विधि बनाकर क्या कर सकता है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो व्यक्ति है उनके लिए क्या कर सकता है? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। सॉरी, राज्य क्या कर सकता है? राज्य कर सकता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, कौन से? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को क्या कर सकता है? विधि बनाकर क्या दे सकता है? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, आरक्षण दे सकता है। अब जो भी व्यक्ति जिनको आरक्षण मिलता है उनको क्या करना चाहिए? आर्टिकल 16(4) की एक मूर्ति बनाना चाहिए, और उस मूर्ति की क्या करनी चाहिए? सुबह शाम पूजा करनी चाहिए कि हे माई बाप, आपकी वजह से हमें जो है नौकरी मिल रही है, आपकी वजह से हमें जो है रिजर्वेशन मिल रहा है। तो कौन से प्रावधान है? आर्टिकल 16(4) में प्रावधान है। और इसी प्रकार जो है जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जो सामान्य वर्ग से जो लोग आते हैं, उनको क्या करना चाहिए? आर्टिकल 16(4) को जो है अपोज करना चाहिए कि यार तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से क्या है, हमें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। किसकी? सिर्फ आर्टिकल 16(4) तुम्हारी वजह से। तो बोल दो इससे, आर्टिकल 16(4) हमें तुमसे नफरत है। और जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो क्या बोलना चाहिए? आर्टिकल 16(4) आई लव यू, आई लव यू, आर्टिकल 16(4) आई लव यू। ऐसे जो है उससे अपना प्रेम जाहिर करना चाहिए। किससे? आर्टिकल 16(4) से। अब देखेंगे इसको अपन, इसको जो है पूरा डिटेल में। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) कहता है कि संसद क्या करेगी? संसद सर विधि बनाएगी, और विधि बनाकर क्या कर सकती है? संसद विधि बनाकर जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या करेगी? जो पिछड़े वर्ग है, कौन से? सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़े लोग हैं, उनके लिए क्या कर सकती है? विधि बनाकर जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। इसी के अंतर्गत आप देखोगे कि आर्टिकल 340 जो है अपने संविधान का, आर्टिकल 340 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होगी। किसके पास? आर्टिकल 340 ये प्रोविजन करता है कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होगी कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 340 का प्रयोग करते हुए क्या कर सकता है? एक आयोग का गठन कर सकता है, आयोग का गठन करेगा। ये आयोग क्या करेगा? ये आयोग करेगा पिछड़ों की स्थिति की जांच करेगा। पिछड़ों की स्थिति की जांच के लिए क्या करेगा? एक आयोग का गठन राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जो है पिछड़ों की जांच के लिए क्या कर सकता है? एक आर्टिकल जो है एक आयोग का गठन कर सकता है। और कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 340 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पिछड़े वर्गों की कल्याण या उनकी जो है दशा की जानकारी के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। अब आर्टिकल 340 का प्रयोग करते हुए जो है राष्ट्रपति ने अपने जो है 2 बार आयोग का गठन करा। कब कब? एक हुआ 1953 में आयोग का गठन करा, जिसमें नाम था काका कालेलकर आयोग। कौन सा था? काका कालेलकर आयोग का गठन करा। इसी प्रकार 1979 में एक बीपी मंडल आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति ने आर्टिकल 340 का प्रयोग करते हुए करा। तो अब इन दोनों आयोगों के ऊपर चर्चा कर लेते। अब ये वाला जो टॉपिक चल रहा है 16(4), तो 16(4) में अपन यहाँ से 340 का प्रयोग करते हुए चल रहे हैं। तो ये टॉपिक हो जाएगा अपना भारत में आरक्षण, कि भारत में आरक्षण किस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब आर्टिकल 16 पढ़ेंगे अपन, तब भारत में आरक्षण के ऊपर अपन डिस्कस करते चलेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका, क्योंकि अपन इसमें जो है पूरा होल समानता का अधिकार डिस्कस करते हुए चल रहे थे। समथिंग 2-1 घंटे का ये लेक्चर आपका होने वाला है। तो आर्टिकल 16(4) देख लिया आप लोगों ने कि क्या है? राज्य के पास है शक्ति या संसद के पास कि वो विधि बनाकर जो है क्या कर सकती है कि जो है निवास की शर्त आरोपित कर, जो है आर्टिकल 16(3) में देखा, आर्टिकल राज्य जो है विधि बनाकर क्या जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। तो इसके साथ ही अपनों ने देखा कि आर्टिकल 340 में प्रोविजन है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 340 का प्रयोग करते हुए जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनकी स्थिति की जांच के लिए क्या कर सकता है? आयोग का गठन कर सकता है। अब ऐसे आयोगों का गठन राष्ट्रपति ने कितनी बार करा? राष्ट्रपति ने ऐसे आयोग का गठन अब तक 2 बार कर चुका है। 1953 में एक गठित हुआ काका कालेलकर आयोग। किसके नाम से? काका कालेलकर आयोग। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पिछड़ों की जांच के लिए राष्ट्रपति ने सबसे पहले आयोग कौन सा गठित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा सर? काका कालेलकर आयोग गठित किया। कौन सा? काका कालेलकर आयोग गठित किया। ठीक है, 1953 की बात है। कब की बात है? 1953 की। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1954 में।
54 में रिपोर्ट दी, और इसने जो है ना 51% रिजर्वेशन की बात करी थी। अगर वो 51% मिल जाता तो आज तो मतलब हालत खराब होने लायक थे और पिछड़ों के मजे ही मजे हो जाते। तो इसने क्या करा, इसने करा 1954 में अपनी रिपोर्ट दी और लगभग 51% पॉपुलेशन की जो है रिजर्वेशन की बात करी थी। अब बात करेंगे इस रिपोर्ट का, हालांकि कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के अमल में लाएगा नहीं लाएगा। तो जांच के लिए जो है आयोग का गठन तो करा था, आयोग का गठन करा, पर जो है इसने जो है आयोग का गठन तो कर दिया, पर इसने अपनी रिपोर्ट भी दी, पर उस रिपोर्ट के बारे में जो है उस रिपोर्ट को अमल में नहीं लाया गया। उस रिपोर्ट को ऐसा कैसा रख दिया गया, ना ही उसके ऊपर संसद में किसी प्रकार का कोई डिस्कशन हुआ। तो ये प्रोसेस चली। काका कालेलकर आयोग गठित हुआ, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट को अमल में नहीं लाया गया। इसकी इसी कालक्रम में जो है आया 1970 जो है एड कह रहा है। जैसे इसके बीच में जो घटनाक्रम चल रहा था, आपको पता होगा, इमरजेंसी का काल था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। जैसे ही उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी की सरकार जो है गिर गई भाई साहब। अब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई तो उसके बाद क्या हुआ, जनसंघ की सरकार बनी। पहली बार जो है कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी की सत्ता में आई थी। उसके जो है प्रधानमंत्री बने कौन, मोरारजी देसाई बने। अब मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो क्या कर रखा था, पिछड़ों से वादे किए हुए थे कि आपकी जो है स्थिति की जांच के लिए क्या करेंगे, हम एक आयोग का गठन करेंगे। तो उन्होंने अपनी जो है अपनी घोषणा को मद्देनजर जो है 1979 में एक आयोग का गठन करा, जो है किस नाम से जाना जाता है, मंडल आयोग। इसके अध्यक्ष बेसिकली कौन हुआ करते थे, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे बीपी मंडल। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। और ये उस टाइम पे जो है बिहार के जो है मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। कि कौन से स्टेट, ये प्रश्न पूछा गया, जो बीपी मंडल आयोग गठित हुआ तो बीपी मंडल किस स्टेट के जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो क्या आंसर होगा आपका, बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जो बीपी मंडल आयोग गठित करा, इसने अपनी 1 साल तक रिसर्च करी और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। 1979 में इसका गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और अपनी रिपोर्ट में इसने क्या कहा, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो है पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितना परसेंट, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, और कुल कितनी जो है जातियां बताई पिछड़ी, तो इन्होंने कुल 3743 जातियों को जो है पिछड़ी बताया। कितनी, 3743 जातियों को पिछड़ी बताया। तो जैसे ही इन्होंने घोषणा करी बीपी मंडल आयोग जो अपनी रिपोर्ट दी, 27% रिजर्वेशन की बात हो गई भाई साहब। तो हाहाकार मच गया पूरे भारत में, उथल पुथल का दौर चल गया। कैसे कि जो है सामान्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो इसका काफी विरोध करना चालू कर दिया कि सर 27% रिजर्वेशन दे दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा फिर। तो उन्होंने इसका काफी अपोज करा। तो उस टाइम पे जो है काफी अपोज और विरोध के चलते जो है इस रिपोर्ट को अमल में नहीं लाया गया। उसके बाद आपको पता हुआ कि वापस जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। तो कांग्रेस ने जो है इसमें किसी प्रकार की कोई हिम्मत नहीं दिखाई, इसमें कांग्रेस ने इस प्रकार की कोई हिम्मत नहीं दिखाई और ये जो है इसकी रिपोर्ट भी धरी की धरी रह गई। फिर आपको पता हुआ कि जैसे 1989 और 1990 का दौर ऐसा था कि उसमें पुनः जो है जो जनसंघ की सरकार बन गई। कुछ ऐसे घटनाक्रम हो गए थे कि जिसमें जो है वापस जनसंघ की सरकार बन गई। तो जो जनसंघ की सरकार बनी, उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीपी सिंह। कौन थे, वीपी सिंह। वीपी सिंह उस टाइम पे जो है प्रधानमंत्री हुए। कौन से, जनसंघ की सरकार बनी 1990 के दौर में, और उस टाइम पे जो है वीपी सिंह को जो है क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वीपी सिंह की सरकार ने क्या करा, बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव लेते हुए पिछड़ों को जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको कर दिया लागू। कैसे लागू कर दिया, डिस्कस करवा के, और पिछड़ों के लिए क्या कर दिया, 27% रिजर्वेशन देने की बात कर दी। कितने परसेंट, 27% रिजर्वेशन की बात कर दी कि जो है पिछड़ों को जो है 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राजनीतिक कारण हो गए कि इनकी सरकार आगे नहीं चल सकी। तो 1990 में आपसे पूछा जाए कि कौन सी सरकार ने पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया, तो आप क्या बोलोगे, वीपी सिंह की सरकार ने। किसने, वीपी सिंह की सरकार ने दिया।
कौन सा आयोग की रिकमेंडेशन पर दिया, तो आपके बोला कि मंडल आयोग की रिकमेंडेशन पर दिया गया। कितनी जो है जातियों को उन्होंने पिछड़ी माना था मंडल आयोग ने, 3743 जातियों को माना था। कितना? 3743 जातियों को। उसके बाद जो कितने 27% रिजर्वेशन की बात दी गई थी। कब गठित किया गया था? जो उसका गठन किया गया था कि 1979 में। उसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में। तो ये सब अपनों ने घटनाक्रम चलता रहा। अब जो है वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद सत्ता में आई किसकी? कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस में कौन थे? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। कौन बने? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा ठीक है भैया, पिछड़ों को 27% ओके। पर उन्होंने क्या करा कि पिछड़ों सामान्य जो वर्ग था उसके वोट को साधने के पर्पज से क्या करा इन्होंने? सामान्य वर्ग के वोट को साधने के पर्पज से इन्होंने करा ईडब्ल्यूएस। किसको? ईडब्ल्यूएस को जो है 10% रिजर्वेशन और दे दिया। कितना? 10% रिजर्वेशन और दे दिया। तो इस प्रकार उस टाइम पे रिजर्वेशन लगभग 60% के आसपास पहुंच चुका, 59.5% के आसपास पहुंच चुका था। तो जैसे ही ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिला तो लोगों में फिर से हाहाकार मच गया कि यार कैसे अब 60% का रिजर्वेशन हो गया तो फिर बचा ही क्या, ऐसे करके जो है उस टाइम पे भी बहुत दंगे वंगे भड़कने लग गए। ये सब सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। अब इसी के मद्देनजर एक इंदिरा साहनी ने क्या करा? इंदिरा साहनी जो है कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट चली गई इसी मुद्दे को लेकर कि जो है ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया गया ये क्या है? बिल्कुल अवैध है, असंवैधानिक है, ऐसे करके चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या हुआ? इंदिरा साहनी वाद हुआ। अब इंदिरा साहनी जजमेंट हुआ तो इसमें क्या हुआ? बहुत क्रिटिकल मुद्दा था रिजर्वेशन का। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक संवैधानिक बेंच। संवैधानिक बेंच बेसिकली ऐसे जो है बेंच जिसमें 5 सदस्य जो है 5 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए, तो उस बेंच को क्या माना जाता है? संवैधानिक बेंच माना जाता है। ये याद रख लो आप। इसमें कुल कितने लोग बैठे थे? इसमें कुल 9 लोग बैठे। कितने लोग बैठे? 9 लोग बैठे थे। और इसके जो उस टाइम पे जो सीजीआई हुआ करते थे वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। एच के कानिया, हीरालाल कानिया। एच के कानिया उस टाइम पे क्या थे? उस टाइम पे थे इस बेंच के जो है सीजीआई थे। तो उनकी बेंच 9 जजों की बेंच बैठी और उसने जो है कुछ प्रावधान दिए। उन्होंने क्या कहा? 27% उसने जो अपना डिसीजन जो जजमेंट दिया उस जजमेंट में क्या क्या था, उस जजमेंट के प्रावधानों के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जजमेंट के प्रावधानों के ऊपर था, उन्होंने कहा कि 20% ओबीसी को रिजर्वेशन, डन, सही है। ईडब्ल्यूएस को जो है 10% रिजर्वेशन को इन्होंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। इन्होंने कहा कि जो ईडब्ल्यूएस को जो 10% रिजर्वेशन नरसिम्हा राव की सरकार ने दिया है वो क्या है? असंवैधानिक है। असंवैधानिक बिल्कुल है। तो इन्होंने क्या करा? उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, सरकार ने कहा ठीक है साहब, ये भी मान ली बात, 27% रिजर्वेशन दिया, ये भी बात मान ली आपकी। इन्होंने कहा कि जो है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू कर दो कि कैसे, मतलब आप डिसाइड करोगे कि कौन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। देखा था आपने क्रीमी लेयर, तो आज इसके बारे में भी समझेंगे। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दे दिया कि सरकार ने कहा चलो ये भी ठीक है। इसके बाद बोल दिया कि प्रमोशन में आरक्षण जो है लागू नहीं होगा। किसमें? प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा नहीं भैया नहीं, ये नहीं मानने वाले हम। कौन सी? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, ठीक है। 27 ठीक है, क्रीमी लेयर ठीक है, पर प्रमोशन की बात नहीं करोगे आप। प्रमोशन में तो हम देंगे रिजर्वेशन। तो कैसे क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन हुआ, इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप बात कर ले क्रीमी लेयर की। तो क्रीमी लेयर क्या होती? तो इंदिरा साहनी वाद की बाद ही क्या करा था सुप्रीम कोर्ट ने, जो है केंद्र सरकार को एक जो है गाइडलाइन दी थी कि आप क्या करो, एक जो है कमेटी का गठन करो। हालांकि एक और प्रोविजन हुआ था इसमें जो है ईडब्ल्यूएस को कैंसिल करने का मेन रीजन क्या था आपको बता दूं कि जैसे कुल रिजर्वेशन 59.5% हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में जो टोटल रिजर्वेशन है वो क्या हो सकता है? 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जो 50% की जो है रिजर्वेशन पर जो सीलिंग है वो किसमें आई थी? इसी जजमेंट में आई थी इंदिरा साहनी वाद में। आपको पता हुआ कि जितने भी अब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है इससे रिजर्वेशन से संबंधित मुद्दे जाते हैं तो इसी बात के ऊपर डिस्कस किया जाता है, इंदिरा साहनी वाद के ऊपर। तो सीलिंग 50% की सीलिंग किसके कौन से वाद में दी थी? तो 50% की सीलिंग दी थी भैया इंदिरा साहनी वाद में दी थी। कौन से वाद में दी थी? इंदिरा साहनी वाद में दी थी। तो ये देख लिया अपना 27% रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। अब क्रीमी लेयर का क्या दिया? कॉन्सेप्ट दिया। अब क्रीमी लेयर क्या होती है?
इसके लिए जो है सरकार ने कमेटी का गठन करा। उस कमेटी का नाम क्या था? रामनंदन कमेटी था। कौन सी कमेटी थी? रामनंदन कमेटी थी। तो उस कमेटी ने जो है ये दिया भैया, प्रावधान दिए बहुत सारे। तो उसने कहा कि क्रीमी लेयर क्या होती है? क्रीमी लेयर बेसिकली क्या होती है? जैसे मलाईदार, क्रीम यानी जो मलाई होती है। मलाई कैसे? जैसे अपन दूध गर्म करते हैं, तो दूध गर्म करने के बाद जो ठंडा होता है, तो उसके जो भी प्रोटीन, जो दूध के जो मुख्य मुख्य तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? जो है फैट के रूप में कहाँ आ जाते हैं? दूध के ऊपर मलाई के रूप में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने डिस्कस करा। इन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं, जैसे इन्होंने कुछ लोगों को क्रीमी लेयर के अंदर डाला। कौन कौन से? जैसे कोई आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, आईएफएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस आईएफएस ऑफिसर हो गया, ग्रुप सेकंड के अधिकारी हो गए स्टेट सिविल सर्विसेज में, बैंक के अधिकारी हो गए, बैंक के अधिकारी हो गए। और इन्होंने क्या है, एक आय की एक सीमा को निश्चित कर दिया था। आय की सीमा को क्या कर दिया? निश्चित कर दिया क्रीमी लेयर के लिए। तो उस टाइम पे तो इन्होंने बहुत कम सीमा मानी थी, पर कालांतर में ऐसा अमेंडमेंट होते होते अभी वर्तमान में जो है आय की सीमा कितनी है? 8 लाख रुपए है। कितनी? 8 लाख रुपए जो है आय की सीमा अभी वर्तमान में देखने को मिलती है। तो क्रीमी लेयर में कौन आता है? आईएएस आईपीएस के जो बच्चे हो गए, सेकेंड ग्रेड के जो अधिकारी उनके बच्चे हो गए। उसके बाद जो है बैंक के जो अधिकारी हो गए, जो है बैंक के सेकेंड ग्रेड के अधिकारी उनके बच्चे हो गए। उसके बाद रिजर्व बैंक के सेकेंड ग्रेड के जो अधिकारी उनके बच्चे हो गए। इस टाइप से इन्होंने क्या करा, पूरा जो है हेरारकी में राजदूत हो गए, उनके बच्चे हो गए। तो इस टाइप से जो है इन्होंने क्रीमी लेयर का डिसाइड करा था। अब बात करें आई सीमा कितनी, इसमें तो आई सीमा है 8 लाख रुपए। कितनी है? 8 लाख रुपए की आई सीमा का निर्धारण इसमें किया गया है। तो इस प्रकार अपनों ने क्रीमी लेयर देख लिया। क्रीमी लेयर के लिए कौन सी कमेटी गठित हुई? तो आप क्या बोलोगे? आपका जवाब होना चाहिए सर रामनंदन कमेटी गठित हुई थी। तो ये अपनों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि सरकार की सारी बातें तो मान ली, अब बोल दिया कि सरकार ने कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बातें बोली सब मान ली। सरकार ने बोला कि नहीं भैया, प्रमोशन की बात नहीं छोड़ोगे आप, प्रमोशन तो हम दे के रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं दे सकते, इन्होंने कहा दे के रहेंगे, नहीं दे सकते दे के रहेंगे। तो सरकार ने क्या करा, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित कर दिया। कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? वो था 77वां संविधान संशोधन। कौन से नंबर का था? इन्होंने पारित कर दिया 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 77वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या कर दिया इन्होंने? 77वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है इन्होंने कहा कि जिन लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब प्रमोशन में जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, जैसे मान लो कि इन्होंने एक रेशो निकाला, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, या जो है थानेदार हो गए, एसपी हो गए, टीए हो गए, एससीपी हो गए, तो इन सभी लोगों का एक रेशो निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि यदि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है और उनका जो है इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको जो है प्रमोशन में आरक्षण देंगे हम। ठीक है, तो ये प्रमोशन में आरक्षण देने की व्यवस्था कौन से अमेंडमेंट में करी? 77वें अमेंडमेंट में करी। इसके बाद भी बहुत सारे वाद हुए, इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये देख लो। इसी प्रकार जो आपको पता हुआ कि जो इंदिरा साहनी बाद में कहा था कि जो है 50% से ज्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं हो सकता। पर जैसे आप देखोगे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो स्टेट है अपना, उसमें जो है 69% रिजर्वेशन दिया गया है। तमिलनाडु कहाँ पड़ता है ये भी देख लेते हैं अपन। जो है ये अपना प्यारा भारत, और ये वाला जो स्टेट है ये पड़ता है अपना तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु, इसमें जो है कितने 69% जो है रिजर्वेशन की बात करिए। इसको वैलिड कौन से करार से दिया? तो इसको वैलिड, अब बात चलती है कि इसको वैलिड कैसे दे दिया। ये तो जो है 50% की सीलिंग का उल्लंघन करता है। तो जो 76 जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 76वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और जो तमिलनाडु था, तमिलनाडु में जो है रिजर्वेशन को जो है 69% को जो है क्या कर दिया, वैलिड कर दिया गया, और उसको जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची में बेसिकली वो विषय शामिल होते हैं, कौन से? वो विषय शामिल होते हैं जिनमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान था। हालांकि जो है उसके बाद केशवानंदा भारतीवाद हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे वाद इसको लेकर हुए, 1900 जो है 9वीं अनुसूची को लेकर हुए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि जो 2007 के बाद जो भी विषय हैं, कौन से? 2007 के बाद जो भी विषय हैं जो 9वीं अनुसूची में शामिल है, उनका जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। किसका? जो भी विषय जो भी
9वीं अनुसूची में शामिल है उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये अपन जब 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे तब इसके ऊपर वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये देख लिया अपनों ने कि 76वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा तमिलनाडु में जो है 69% रिजर्वेशन देने की बात कही गई और उसको वैलिड करार दे दिया गया। तो ये देख लेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि तमिलनाडु में कैसे 69 जो है ये % रिजर्वेशन वैलिड है, तो आप क्या बोलोगे कि उसके लिए जो है 9वीं अनुसूची में डाल रखा, उसके लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा जिसका नाम क्या था 76वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उसी के तहत इसको वैलिड करार दे रखा है। तो ये देख लिया अपनों ने पूरा प्रमोशन का कि प्रमोशन में ये चल रहा है। अब देख लेते हैं वर्तमान में रिजर्वेशन के क्या क्या प्रोविजंस है, तो इनके ऊपर देख लेते हैं। इसका आप ले लेना स्क्रीनशॉट और कर देना जगह जगह शेयर। अगर कहीं भी आरक्षण की डिबेट होता भिड़ जाना, क्योंकि अपन इतिहास पूरा पढ़ चुके, कहाँ से आरक्षण स्टार्ट हुआ, कौन कौन से वाद हुए, क्या है इंदिरा साहनी वाद वगैरह सब कुछ, कौन कौन से कमेटी, तो भिड़ जाना तुम, बोल देना आप तो हमसे लड़के दिखाओ, तुम भिड़ के दिखाओ डिबेट करके। सारे डाउट क्लियर करा दिए हमने, सब पता है हमें। ये भी पता है कि वर्तमान में कौन सा आरक्षण किस जाति को कितने कितने प्रतिशत दिया गया है। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो है कैटेगरी वाइज देख लेते। एक हो जाएगी अपनी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इनका देख लेते कितना कितना % रिजर्वेशन दिया गया। तो ओबीसी को अभी कितना है 27% रिजर्वेशन है। एससी को कितना है, एससी को है 15% रिजर्वेशन। एसटी को कितना है 7.5% रिजर्वेशन। और जो ईडब्ल्यूएस को कितना है 10% रिजर्वेशन। अगर आपको जोड़ोगे तो कितना निकलेगा 59.5% रिजर्वेशन अभी वर्तमान में है। अब इस बार जो है ईडब्ल्यूएस को वैलिड करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या दिया है, क्या था पूरा बात, अभी अपने इतना काम का नहीं है, तो आप इतना मान लो कि ईडब्ल्यूएस को कितना % रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन। इसके अलावा आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 में किसके, एससी और एसटी के लिए क्या कर रखा है, उनके लिए लोकसभा में रिजर्वेशन करने का प्रावधान किया गया, लोकसभा। इसके अलावा आर्टिकल 332 जो है, आर्टिकल 332 में एससी और एसटी के लिए किसके लिए विधानसभा में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। विधानसभा में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया आर्टिकल 332 में, और लोकसभा में किसमें, आर्टिकल 330 में प्रावधान किया गया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, ये है अभी वर्तमान में आरक्षण का पूरा, ठीक है। तो ये सब चल रहा था सिस्टम। तो ये देख लिया अपनों ने क्या है कि वर्तमान में ओबीसी को कितना, एससी को कितना है, ईडब्ल्यूएस को 330 में। इसके अलावा आर्टिकल 331 और 333 में जो है एंग्लो इंडियंस को भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, पर जो अभी वर्तमान में उस प्रावधान को जो है हटा दिया गया है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लाए थे ना अपन, उसके जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद जो अभी रिजर्वेशन को बढ़ाने का प्रावधान जो किया गया था, कौन सा 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 105वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, जो एंग्लो इंडियंस थे इनके रिजर्वेशन को हटा दिया गया। तो एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए देख लिया अपनों ने, कैसे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है। अभी वर्तमान में जो है चर्चा में चल रहा है महिलाओं के लिए आरक्षण, किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में। हाल ही में विशेष सत्र का जो आयोजन किया गया, उस विशेष सत्र में क्या किया गया, जो है महिलाओं के लिए 33% जो है लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन के लिए जो है अधिनियम जो है विधेयक लाया गया। उस विधेयक अगर पारित हो जाता है तो उसके बाद जो है लोकसभा और विधानसभा में जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा, कितना 33%। और जो है किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अपने यहाँ मध्य जो है भारत में वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। अगर देखोगे लोकसभा में तो केवल 78 महिलाएं अभी वर्तमान में जो है लोकसभा में है, और अपने स्टेट में तो और हालतें खराब है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों में से मात्र कितनी 20 सीटों पर जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। तो अगर ये प्रावधान लागू हो जाता है तो लगभग लोकसभा की 181 सीटें किसके लिए रिजर्व हो जाएगी, लगभग 181 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो है पूरा आरक्षण का अपने यहाँ सिस्टम चल रहा है। तो इस प्रकार अपनों ने आर्टिकल 16 को जो है पूरा देख लिया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 और 18 की। ये आर्टिकल 17 और 18 के
चर्चा अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेक्चर हो गया। और इसके बाद अपन आर्टिकल 16 इसमें अपनों ने 14, 15 और 16 को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब इसके अगले वाले लेक्चर में अपन आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद अपना जो है पूरा समानता का अधिकार वाला जो लेक्चर है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।